गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के बारे में आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि एससीओ का जो समिट है इस बार वो तियानजिन में हो रहा है, राइट। एंड इस समिट के अंदर हमारे एससीओ के हेड्स जब मिले तो उन्होंने पहलगाम टेररिस्ट अटैक को यहाँ पे कंडेम किया। अब आप यहाँ पे नोटिस भी कर सकते हो कि इस एससीओ का पार्ट तो सर पाकिस्तान भी है। हाँ जी, बिल्कुल। तो जो भी अलग अलग आपके टेररिस्ट अटैक हैं, चाहे वो पहलगाम अटैक हुआ या फिर जाफर एक्सप्रेस और खुजदार जो पाकिस्तान में है वहाँ अटैक हुआ, उन सबको यहाँ पे कंडेम किया गया। और ये जो डेक्लेरेशन साइन थी और अडॉप्ट सभी के सभी मेंबर्स ने करी, यानी कि पाकिस्तान ने भी, भारत ने भी, सब ने करी है। एंड इसके अंदर बात की गई कि हमें टेररिस्ट के क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को यहाँ पे रोकना होगा। अब दोस्तों, दुनिया बड़ी तेजी से बदलती है और वो हमें देखने को मिल भी रहा है। भारत और चाइना के रिश्ते काफ़ी हद तक सुधर रहे हैं। आप यहाँ पे पिक्चर में रशिया, इंडिया और चाइना को यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। अब इसमें देखो, एक आजकल जो क्वेश्चन मार्क उठ रहा है ना कि क्या भारत वाकई में चाइना को ट्रस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। क्योंकि जब जब भारत ने पास्ट में चाइना को ट्रस्ट किया है, उसका रिजल्ट कभी ज़्यादा अच्छा आया नहीं। चाहे अगर हम बात करें 1962 की वॉर की, ठीक है, नेहरू जी उस टाइम पे थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि चाइना उनके ऊपर अटैक कर देगा। फिर इसके अलावा दोस्तों बात करें हमारा 2016, 2017, 18, 19, इस टाइम के ऊपर भारत की चाइना के साथ अच्छी, आपकी एक तरह से हमारा अच्छा यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था। एंड समिट्स भी हमने देखे, वहाँ पे वुहान समिट हमने यहाँ पे देखा। तमिलनाडु के अंदर आपको ममलापुरम आपको समिट आपको देखने को मिलता है। बट उसके बाद फिर 2020 में आप लोग नोटिस करते होंगे किस तरह से चाइना भारत की ज़मीन कब्जाने की कोशिश करता है, जिसमें भारत के जो वीर जवान हैं वो यहाँ पे उस अटैक को रोकते हैं, राइट। तो चाइना के ऊपर ट्रस्ट कर पाना क्या उतना पॉसिबल है भी या नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि एससीओ पूरे दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने बात करी कि एस का मतलब यहाँ पे है सिक्योरिटी, सी का मतलब है यहाँ पे कनेक्टिविटी, और ओ का मतलब है यहाँ पे आपका अपॉर्चुनिटी। तो कहीं ना कहीं एससीओ एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको आज के समय ग्रुपिंग आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड कोशिश यही है कि टेररिज्म को अपोज किया जाए। एंड मोदी जी ने यहाँ पे जब बात करी पुतिन के साथ, तो उन्होंने यहाँ पे पीस की भी यहाँ पे बात करी। तो ये कुछ बातें थी जो हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में पता होनी चाहिए। दोस्तों, डेट है आज की 2 सितंबर 2025। एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, सुमित सर, अलग सर आ रहे हैं प्रयागराज। एंड यहाँ होगा यूपीएससी का सबसे बड़ा फैकल्टी रिवील। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स प्रयागराज से हैं डेफिनेटली यहाँ पर वो स्कैन क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं वो भी डेफिनेटली इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। एंड आप नोटिस करिएगा कि जो बच्चे यहाँ पे हमारे साथ जुड़ेंगे, जहाँ पे इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे या इस लिंक को ज्वाइन करेंगे, तो उनको एनसीईआरटी बैच हिंदी और इंग्लिश के अंदर यहाँ पे उनको बिल्कुल फ्री मिलेगा। एंड साथ साथ जो बच्चे अटेंड करेंगे इस सेमिनार को, उनके लिए और भी बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों, साथ ही साथ अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, इस पर्टिकुलर चैनल पे जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 के रिगार्डिंग। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रमन मैग्सेसे जी आखिर थे कौन। दोस्तों, रमन मैग्सेसे जी की बात करते हैं ना, ये दरअसल में फिलीपींस के आपको 7th प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू इंटीग्रिटी लीडरशिप, तो कहीं ना कहीं इनका नाम बहुत ही उच्च दर्जे में यहाँ पे लिया जाता है। दरअसल में इनके बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो इनके पिताजी ब्लैक स्मिथ थे, राइट, और इनकी माताजी एक टीचर थी। फिर इन्होंने खुद अपना जो काम स्टार्ट किया वो एज एन ऑटोमोबाइल मैकेनिक यहाँ पे काम किया। फिर आप जानते होंगे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था 1939 से 1945, उस समय के ऊपर जापानीज ऑक्यूपेशन यहाँ पे कोशिश किया जा रहा था फिलीपींस के ऊपर। जापान काफ़ी ट्राई कर रहा था, पर एज अ गुरिल्ला लीडर इन्होंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर आगे जाके ये वहाँ पे कांग्रेसमैन बनते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी बनते हैं, एंड प्रेसिडेंट बनते हैं फिलीपींस के, ठीक है ना। तो इन्होंने जो अपने एज अ प्रेसिडेंट और बाकी जो अपनी लाइफ थी उसमें इस तरह से इनका काम रहा कि कभी भी इन्होंने कोई करप्शन का केस नहीं, और बहुत ही आम नागरिकों के साथ मिलकर अच्छी गवर्नेंस इन्होंने यहाँ पे दी। 1957 में प्लेन क्रैश में इनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, पर इंटीग्रिटी की जब हम बात करते हैं ना, तो इनका नाम बहुत ही रिस्पेक्ट से यहाँ पे लिया जाता है। अब इन्हीं की
इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए स्टार्ट हुआ था रमन मैग्सेसे अवार्ड। 1957 में ये स्टार्ट हुआ, फिलीपीन की सरकार और साथ साथ अगर हम बात करें रॉक फेलर ब्रदर्स फंड, ये जो कि उनके ट्रस्टीज जो हैं यूएस के, तो इन्होंने इस्टेब्लिश किया इस पर्टिकुलर अवार्ड को। एंड इसको ना एशिया के नोबल प्राइज़ के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि कोई इंसान अगर लीडरशिप में, पब्लिक सर्विस में, कम्युनिटी इम्पैक्ट में बहुत ही शानदार काम करता है ना, तो उसी को यहाँ पे ये अवार्ड यहाँ पे मिलता है। इसके नॉमिनेशंस यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल रखे जाते हैं। एंड हर साल 31 अगस्त के दिन, जो कि रमन मैग्सेसे जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, तब यहाँ पर इस अवार्ड को यहाँ पे दिया जाता है। एंड अकॉर्डिंगली आगे जाके फिर नवंबर में, मतलब अनाउंस तब किया जाता है, एंड बाद में जाके नवंबर में सेरेमनी होती है, वहाँ पे इनको अवार्ड्स मिल जाएंगे। अभी तक आप नोटिस कर पाओगे कि 300 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड यहाँ पे मिल चुका है। अब अगर हम दोस्तों पास्ट की बात करें ना, तो भारत की तरफ से काफ़ी सारे ऐसे लीडर्स रहे हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिनको आप अपने आंसर्स में भी कोट कर सकते हैं। जैसे विनोबा भावे जी की बात करें, तो आप लोगों ने इनके भूदान मूवमेंट के बारे में बहुत पॉपुलरली सुना होगा, है ना? तो लैंड गिफ्ट मूवमेंट भी इसको बोलते हैं, जहाँ लैंड ओनर्स को बोला गया कि आप वॉलेंटरी बेसिस के ऊपर अपनी जो लैंड है वो लैंडलेस फार्मर्स को डोनेट करें। इसके अलावा आप लोगों ने मदर टेरेसा जी के बारे में जानते होंगे आप लोग, ठीक है ना? कोलकाता के अंदर मिशनरीज ऑफ चैरिटी उन्होंने फाउंड करी, एंड उसके माध्यम से जो कहीं ना कहीं बीमार लोग थे उनकी सेवा के अंदर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वर्गीस कुरियन जी का आपने नाम सुना होगा, है ना, जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड या वाइट रेवोल्यूशन आप कह सकते हो, जो उनके फादर माने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम दोस्तों बात करें, तो आप लोगों ने बाबा आमटे जी का नाम सुना होगा। बाबा आमटे जी ने लेप्रोसी पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा शानदार काम किया। एंड इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जी भी, ठीक है। अरविंद केजरीवाल देखो, दिल्ली के सीएम तो बाद में बने, दिल्ली के सीएम बनने से पहले ही 2006 के अंदर उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका था। दरअसल में अरविंद केजरीवाल जी ने पास्ट के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट हो गया, इसके अलावा एनजीओस के साथ मिलकर जो दिल्ली के अंदर आपकी जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, स्लम्स होती हैं, उनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, तो इस वजह से उनको मिला था। फिर इसके अलावा आप एक जर्नलिस्ट के बारे में जानते होंगे, रवीश कुमार जी, 2019 के अंदर उनको मिला था। दरअसल में ना उनके काफ़ी सारे टीवी प्रोग्राम्स ऐसे थे जहाँ पर वो झुग्गी झोंपड़ियों में जाके उन्होंने उनकी समस्याएं दिखाई, बेरोजगारी की समस्या दिखाई, गांव में किस तरह से डिस्ट्रेस है ना, वो सारे प्रोग्राम जो थे ना, जहाँ पर मीडिया का जो मेजर रोल है लोगों की समस्याओं को सामने लेकर आने का, उस वजह से उनको भी यहाँ पे अवार्ड मिला। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें बेसवाड़ा विल्सन जी की, इनका नाम भी आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। दरअसल में मैनुअल स्कैवेंजिंग को ख़त्म करने के लिए इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। इनफैक्ट अगर हम बात करें सफाई कर्मचारी आंदोलन की, तो उसके को फाउंडर के रूप में भी हम बेसवाड़ा विल्सन जी को जानते हैं। साथ ही साथ दोस्तों सोनम वांगचुक जी, ये तो नाम आप अक्सर सुनते ही रहते होंगे, राइट। सोनम वांगचुक जी का भी बहुत बहुत यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। व्हेन वी टॉक अबाउट किस तरह से लद्दाख के अंदर उन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म्स लेकर आए, है ना, और आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स के उन्होंने क्रिएट किए ताकि पानी की स्कार्सिटी को एड्रेस कर पाएँ। तो बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स रहे हैं। तो इंडिविजुअल देखो बहुत सारे थे, पर कोई ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिला था। तो पहली बार क्या हुआ है, भारत की तरफ से किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, एजुकेट गर्ल्स। ये दरअसल में आपकी राजस्थान के अंदर सफीना हुसैन जी के द्वारा फाउंड की गई थी 2007 के अंदर। एंड कोशिश यही है कि गांव के अंदर, डिसएडवांटेज एरियाज के अंदर, जहां तक कई बार सरकार के रिसोर्सेज नहीं पहुंच पाते, वहां पर हम यहाँ पे बच्चियों को एजुकेट करें। तो इनका मोटो ही यही है, वन गर्ल एट अ टाइम, ताकि ग्रास रूट में बिल्कुल बदलाव आए, बच्चियों तक एजुकेशन पहुंच पाए, पर्सनलाइज सपोर्ट हो एक तरह से। तो जो भी बच्चियां कहीं ना कहीं इस क्लासरूम में नहीं होती, उनको स्कूल्स लाने की यहाँ पे कोशिश होती है। इंश्योर ये किया जाता है कि स्कूल तो आए ही जाएँ, बट एट द सेम टाइम वो रिटेन भी करें, ताकि उनको आगे जाके हायर एजुकेशन और रोज़गार जैसी चीज़ें यहाँ पे उनको यहाँ पे मिल पाएँ, ठीक है ना? तो इनका काम जो है वो आप नोटिस कर पाओगे, 30,000 से भी ज़्यादा विलेजेस में आपको इनका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एंड 7 लाख से ज़्यादा बच्चियाँ ऐसी हैं जो यहाँ पे री एनरोल हुई हैं, 20 लाख से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे इम्पैक्ट हुए हैं। एंड ये लगभग 23,000 लोगों का एक वॉलंटियर्स का टीम बालिका आपको देखने को मिल जाएगी। तो बहुत ही बड़ा आपको ये प्रोग्राम देखने को मिलता है। एंड इनके 2 प्रोग्राम चलते हैं, एक है विद्या, जो कि 14 साल तक की जो बच्चियाँ होती हैं उनके एनरोलमेंट पे ध्यान दिया जाता है, और दूसरा है प्रगति, जो 15 से 29 साल की एज के बीच में जो महिलाएँ हैं या बच्चियाँ हैं, उनको यहाँ पे उनको स्कूल तक पहुँचाने की यहाँ पे कोशिश करी जाती है, ओपन स्कूलिंग उनको दिलवाने की कोशिश की जाती है, ठीक है? तो यही हुआ इस बार, ठीक है ना? तो इस तरह से फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, जिसको हम एजुकेट गर्ल्स जानते हैं, उनको मिला है। मैंने आपको सारी बात आपको समझा ही दी, ठीक है। इसके अलावा 2 और अवॉर्डीज़ हैं यहाँ पे इस बार, दैट इज़ एक है मालदीव्स की तरफ से शाहीना अली,
जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है, जिनको कि प्लास्टिक पोल्यूशन को फाइट करने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है। एंड दूसरा है फिलीपींस से फ्लेवियानो एंटियोनियो एल वेलेनुआ, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे ये ऐसे प्रीस्ट हैं जो कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग विक्टिम्स के फैमिलीज को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। बाकी जो जिसको अवार्ड मिलता है तो आप नोटिस कर पाओगे उनको मेडिलियन मिलता है, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे पीछे यहाँ पे दिखाया, ये मेडिलियन हो गया। एंड साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट और कैश प्राइज इनको यहाँ पे दिया जाता है। एंड भारत की तरफ से आचार्य विनोबा भावे जी जो थे ना, वो पहले इंडियन रेसिपिएंट थे जिनको ये पर्टिकुलर अवार्ड यहाँ पे मिला था, राइट। तो ये हो गया पूरा का पूरा डिस्कशन। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट जीन एडिटेड हॉर्सेज इन पोलो। देखो पहली बात तो ना मैंने आपको दो चीज़ें समझानी है। देखो एक वर्ड होती है क्लोनिंग और एक वर्ड होता है आपका जीन एडिटिंग। ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं। कैसे? क्लोनिंग का मतलब पता क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करना किसी चीज़ की। जैसे मान लो किसी ऑर्गेनिज्म की आपने एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट कर दी, या सेल की या जीन की एक एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट कर दी, ठीक है ना। तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, ये जो एग्जैक्ट कॉपी बनी, ये न्यू ऑर्गेनिज्म जो बना, राइट, ये इसका ओरिजिनल वाले के साथ जो डीएनए होगा वो सेम होगा। आप लोगों ने ना डॉली शीप के बारे में सुना होगा, है ना, वो पहली क्लोन्ड मैमल आपको देखने को मिलती है। बट व्हेन इट कम्स टू जीन एडिटिंग, यहाँ पर आप पता क्या करते हो, आप कहीं ना कहीं डीएनए सीक्वेंस को यहाँ मॉडिफाई कर रहे हो। और डीएनए सीक्वेंस को मॉडिफाई करोगे तो उस तरह से जो इंडिविजुअल के अंदर जो ट्रेट्स होंगे, राइट, जो उसके करेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो बदल जाएंगे। या तो आप जीन में कुछ चेंजेस लेकर आओगे, या ऐड करोगे, या डिलीट करोगे। ये सब चीज़ें की जाती हैं जीन एडिटिंग के अंदर, राइट। तो और भी अगर आपको गो थ्रू करना है तो आप यहाँ पे नोटिस भी कर पाओगे कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो आप लोग जानते ही होंगे, वो आपको क्रिस्पर कैस9 आपको टेक्नोलॉजी आपको अडॉप्ट होती हुई देखने को मिल जाएगी। ये क्रिस्पर की फुल फॉर्म होती है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट प्लेंड्रोमिक रिपीट्स। ये एक जीन एडिटिंग टूल है जिसके माध्यम से कोई भी जेनेटिक मटेरियल को आप चेंजेस कर सकते हो। होता क्या है ना, यहाँ पर आपका एक गाइड आरएनए होता है, जीआरएनए, ये जाके टारगेट डीएनए के साथ पहली बात तो बाइंड करता है। फिर आपकी जो कैस9 होती हैं, जिनको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जानते हैं, इनका काम होता है कैंची की तरह काटना, ठीक है ना। तो वो डीएनए को काटती हैं। एंड अकॉर्डिंगली फिर सेल रिपेयर होता है, दो तरह से हो सकता है। या तो आपका नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग, कहने का मतलब किसी जीन को कई बार डिसेबल करना हो, कोई खराब जीन है, राइट। या फिर आप नोटिस कर पाओगे न्यू जीन्स को हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आपका ये जीन एडिटिंग काम करता है। तो इसके मेडिसिन के अंदर भी इसका रोल है, जैसे जीन थेरेपी हो गया, कैंसर रिसर्च हो गया। एग्रीकल्चर के अंदर भी हम लोग जीन एडिटिंग आपके करके आपके क्रॉप्स को मॉडिफाई करते हैं। एनिमल्स के अंदर भी अगर हम चाहें कि किसी के अंदर कोई स्पेसिफिक ट्रेट डालना हो, जैसे लाइफ स्टॉक हमें ऐसे देना हो कि जिसमें मसल ग्रोथ ज़्यादा हो, वो सारी चीज़ें। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तेज़ी से हो भी जाती है, एंड हाईली प्रिसाइज भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब दिक्कत पता क्या है, हमने ना घोड़ों के साथ भी ये सेम काम कर दिया। देखो क्लोनिंग जो है ना, क्लोनिंग तो घोड़ों में काफ़ी टाइम से चल रही है, पर व्हेन वी टॉक अबाउट जीन एडिटिंग, ये कुछ सालों से हो रही है। अब उससे दिक्कत पता क्या आ रही है, आप लोगों ने गेम्स देखी होंगी, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घोड़ों को भागना होता है इस रेस के अंदर, राइट, कि घोड़े भागेंगे इस रेस के अंदर, एंड जिसने पैसा लगाया होगा और अगर वो घोड़ा जीत गया तो आपको यहाँ पे आपका पैसा ही पैसा आपका छप जाएगा। ऐसे आपने मूवीज वगैरह के अंदर देखा होगा, राइट। तो ये इस तरह की स्पोर्ट्स होती हैं, पोलो वगैरह हो गया, राइट। तो उसमें अगर आप एक बात सोचो कि अगर हमने एक ऐसा घोड़ा बना दिया जिसके अंदर हमने जीन एडिटिंग का इस्तेमाल किया, और जो जो हमें ट्रेट्स चाहिए कि भाई ये घोड़ा तेज भागे, तो हम तो वो ट्रेट ले आएंगे उसके अंदर, तो फिर तो भाई वही घोड़ा जीतेगा। तो एक्चुअली में ये कंसर्न आ रहा है आज के समय के ऊपर कि अर्जेंटीना ने वर्ल्ड का पहला क्रिस्पर एडिटेड घोड़ा बना लिया है। अब कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल पोलो वगैरह के अंदर हो रहा है, राइट। तो एक ऐसी फर्म है खैरॉन बायोटेक, ठीक है ना, तो इसने इस तरह से ये काम किया है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आज के समय काफ़ी ज़्यादा कंसर्न देखने को मिल जाएंगे। अब आप नोटिस करना यहाँ पे, तो यहाँ पर क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से घोड़ों की स्पीड, स्टेमिना, मसल ग्रोथ, रिकवरी कैपेसिटी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो ये सारे कंसर्न्स आ रहे हैं आज के समय के ऊपर। बाकी आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर ना एक जीन है, मायोस्टेटिन जीन, ठीक है। ये पर्टिकुलर जीन को सप्रेस किया गया है। उस वजह से पता क्या होगा, अब घोड़ों की भागने की जो स्प्रिंटिंग एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, उनका मसल मास यहाँ पे बढ़ जाएगा, एंड दैट इज़ हाउ आपका घोड़ा हो सकता है कि वो रेस को हमेशा जीतता ही रहे। तो ये कुछ बातें थी आपको जो यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो थोड़ा एथिक्स का भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि कि कैसे हम इस चीज़ को देखेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है,
पर क्या ये सही है, गलत है, राइट। तो वो एथिकली भी आप इस बात को अंडरस्टैंड थोड़ा कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, अगला हमारे सामने जो टॉपिक है वो है ऑर्कस के रिगार्डिंग, या फिर आप इस टॉपिक को नाम लिख सकते हो किलर वेल, क्योंकि किलर वेल को ही दरअसल में ऑर्कस कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि किलर वेल होती क्या है, बाकी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके बारे में आएंगे। किलर वेल्स आपको लगभग पूरी दुनिया में ही पाई जाती हैं। ये आपकी डॉल्फिन फैमिली की सबसे लार्जेस्ट मेंबर्स आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो अलग अलग आपके जैसे कोल्ड वाटर्स में, खासकर अंटार्कटिका, नॉर्वे, अलास्का, उनमें भी पाई जाती हैं। पर अगर हम ट्रॉपिकल वाटर्स की बात करें या सब ट्रॉपिकल वाटर्स की बात करें, उनमें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड ऑर्कस या किलर वेल के बारे में एक खासियत बात पता क्या है, ये थोड़ी सोशल है, थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी सोशल है। ठीक है ना, इनको आपस में पहली बात तो ग्रुप्स में रहना बड़ा ही पसंद है। ठीक है, इकट्ठे रहती हैं। और खासकर पता कैसे रहती हैं, जो मिटरनल साइड वाले, मिटरनल मतलब जैसे आपके होते हैं ना मासी मामा जी, वो वाली साइड, तो ये वो वाली साइड सब लोग इकट्ठे रहना यहाँ पे पसंद करते हैं। तो इनकी काफ़ी ज़्यादा सोशल नेचर होती है। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, इनकी जो लेंथ हो सकती है 8 मीटर तक हो सकती है, और इनका वेट 6 टन तक का हो सकता है, बहुत भारी आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी इनके आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो आपको डेटा डेफिशिएंट ये देखने को मिलती हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर डेटा है ही नहीं कितनी इनकी पॉपुलेशन है। वी आर एक्चुअली अनसर्टेन अबाउट ऑल दोज थिंग्स। पर इंटरेस्टिंग बात जो अभी करंट अफेयर्स में आई है वो इनके सोशल नेचर के रिगार्डिंग ही है। क्या हुआ है, देखो किलर वेल्स के बारे में ना कई केसेस ऐसे देखने को मिले कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई इंसान है, कोई बोट के अंदर होगा या कोई साइड के ऊपर होगा, तो उनके पास लेके जाते हैं ना, अपने प्रे को फेंक देती हैं। प्रे मतलब जैसे कोई हो सकता है कोई छोटी फिश हो गया, कोई बर्ड हो गया, कोई मैमल हो गया, तो ये प्रे लेकर आकर इंसान के आगे फेंक देंगी। समझ रहे हो कि किसी फिश को, किसी बर्ड को, मैमल को इन्होंने उठाकर इंसान के सामने फेंक दिया, और वेट करती हैं कि इंसान क्या करेगा इसका। अब इसके ऊपर बहुत सारे डाउट्स उठ रहे हैं कि ये चाहती क्या है किलर वेल, हमारे सामने ऐसे आके क्यों फेंक देती है। अब इसके अलग अलग एक्सप्लेनेशन लोग निकाल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार किलर वेल थोड़ी सी क्यूरियस है, जैसे आप लोगों को भी क्यूरियोसिटी होती है ना, कि बार आप लोग भी कोई रैंडम सवाल पूछ लेते हो, तो इसको भी क्यूरियोसिटी है शायद किलर वेल को, कि इंसान क्या करेगा फिश का, राइट। तो एक्सप्लोर करना चाह रही है वो। इंसान हो सकता है कि जैसे हम लोग किलर वेल को स्टडी करना चाहते हैं इंसान, वैसे ही हो सकता है किलर वेल इंसान को स्टडी करना चाह रही हो कि इंसान क्या करेगा अगर उसके सामने ये चीजें डाली जाए। तो दैट कुड बी वन थिंग। ठीक है ना। बाकी बीच में एक पहले क्वेश्चन आया था कि क्या हो सकता है, कि हो सकता है ये प्ले थ्योरी के साथ लिंक हो। प्ले थ्योरी का मतलब पता क्या होता है, जब हम बच्चे होते हैं ना, हम कहीं ना कहीं खेलते हैं, तो कईयों को लग रहा था कि शायद ये जो किलर वेल है ये बच्चे वाले किलर वेल होंगी, उन्होंने ऐसे फेंक दिया होगा आपस में खेलते खेलते या उस तरह की चीजें। पर ऐसा देखा गया कि नहीं भाई, सिर्फ जुवेनाइल्स के रिगार्डिंग ही नहीं, जो आपके अडल्ट ग्रुप वाले लोग हैं ना, जो मतलब अडल्ट ग्रुप वाले आपके किलर वेल्स हैं, उनके अंदर भी ये देखने को मिलता है। तो भी कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है, पर हो सकता है कि किलर वेल्स ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लोर कर रही हो कि ह्यूमंस कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं चीज़ों के रिगार्डिंग। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से पूरा का पूरा प्रे वो इंसानों को दे रही है, एंड अकॉर्डिंगली वेट कर रही है कि इंसान क्या करते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको ऑर्कस आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के रिगार्डिंग। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो है ना, वो मीटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, राइट। एंड इसको बनाया गया था 2009 के अंदर। एंड जैसा नाम में है ना ई गवर्नेंस, इसका फोकस उसी चीज़ के ऊपर है, ई गवर्नेंस के ऊपर। दैट इज कि हमारे जो अलग अलग ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनकी स्ट्रेटजिक सपोर्ट, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना, वो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन का ही यहाँ पे काम बनता है। और ये आपका डीआईसी, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत आपको एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करें ना कि ये करता क्या है आखिर, देखो इसके अंतर्गत कई सारे प्रोजेक्ट हैं। जैसे एक है उमंग। उमंग हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, ये एक ऐप है। ठीक है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। आपको कोई भी आपको गवर्नेंस के रिगार्डिंग कोई चीज़ें हों, कुछ शिकायतें करनी हो, कोई सर्विस अवेल करनी हो, वो सारी आप उमंग ऐप के थ्रू यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डिजी लॉकर आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेव कर सकते हैं, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, राइट। तो डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट आपको ये देखने को मिल जाएगा। फिर आपको बाइसेक एन, ये भी पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ आपको किसी जगह की लोकेशंस की कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज़ चाहिए, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, राइट।
तो उन अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो नेशनल इंटरनेशनल कॉपरेशन की जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वो सारा आपका नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के अंतर्गत ही आते हैं। बाकी इसके अलावा RAS रैपिड असेसमेंट सिस्टम, यहाँ पर आपने कोई ई गवर्नेंस सर्विसेज का फीडबैक आपने देना है तो यहाँ पे दिया जा सकता है। फिर ओपन फॉर्ज प्लेटफॉर्म, ये दरअसल में ओपन फॉर्ज जो वर्ड आया ना, ये ओपन सोर्स से ही आया है। ओपन सोर्स वाली ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे जिनका कोड आपका ओपन देखने को मिलता है, उसमें आप अपने आराम से चेंजेस कर सकते हैं, उनको फर्दर डेवलप कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे आपका शेयरिंग ऑफ ओपन सोर्स ई गवर्नेंस एप्लीकेशन कोड इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग के ऊपर यहाँ पे काम करता है कि किस किस तरह से आपके कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं जहाँ पर आप चीज़ें सीख सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। अभी हुआ पता क्या है, इसने पूरे देश के अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म के क्रॉस पैन इंडिया इंटीग्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुली अचीव कर दी है। तो डेफिनेटली नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन आपको काफ़ी अच्छा काम होता हुआ देखने को मिलेगा। एक और टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो पपुआ न्यू गिनी PNG के बारे में आपको डिस्कस करना है। एक्चुअली अगर हम बात करें, पहले तो आप PNG की आप लोकेशन देखिएगा। देखो पपुआ न्यू गिनी की लोकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आपको इंडोनेशिया आपको वेस्टर्न साइड में देखने को मिल जाएगा, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया आपको सदर्न साइड के अंदर, एंड सोलोमन आइलैंड्स आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं, ये हैं आपके साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन के अंदर, राइट। एक इंटरेस्टिंग बात जो आपको ध्यान में रखनी है ना, कि आप लोग ना सोसाइटी के अंदर पढ़ते भी होंगे, एक टॉपिक आपका सोसाइटी के अंदर आता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग, ठीक है ना, कि कोई एक पर्टिकुलर रीजन है उसमें कितनी तरह की अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो दरअसल में दोस्तों हम बात करें ना, तो PNG के अंदर पपुआ न्यू गिनी के अंदर ऐसा माना जाता है कि 800 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। मतलब इनफैक्ट दुनिया की हाईएस्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ही PNG के अंदर है। उसके बाद आपका इंडोनेशिया का दूसरे नंबर पे नाम आता है, 700 के आसपास वहाँ पे आपकी लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेंगी। फिर आपका तीसरे नंबर पे नाइजीरिया का नाम आता है, एंड 204 नंबर के ऊपर भारत का नाम आता है। लगभग भारत में 450 के आसपास आपको लिविंग लैंग्वेजेस आपको देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे हाईएस्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कहाँ पे है, वो पपुआ न्यू गिनी PNG में ही आपको देखने को मिलेगी। दरअसल में अभी PNG के 50 साल कंप्लीट हुए हैं इंडिपेंडेंस के। इस मौके के ऊपर भारत की नेवी वॉरशिप ने यहाँ पे इनका जो बहुत ही फेमस पोर्ट है, दैट इज पोर्ट मोरेस्बी, ठीक है ना, ये उसकी कैपिटल सिटी ही है बल्कि इनफैक्ट, तो उसको हमने यहाँ पे हमारी नेवी वॉरशिप ने उसको विजिट किया। तो एक आइलैंड नेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ईस्टर्न हाफ आइलैंड का जो आपका न्यू गिनी है, ठीक है ना, एंड यहाँ पे आपको बिस्मार्क आर्किपेलागो देखने को मिल जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। बाकी बोगेनविल एंड बुका आइलैंड्स ये आपके सोलोमन आइलैंड चेन का पार्ट है। इंडोनेशिया के साथ ही अपना बॉर्डर टच करता है ये वाला, इधर इंडोनेशिया इधर PNG आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। काफ़ी सारे लोग यहाँ इंग्लिश भी बोलते हैं, पर जो मेजर जो लैंग्वेज है ना, वो आपका टोक पिसिन आपको यहाँ पे लैंग्वेज बोली होती आपको देखने को मिल जाएगी। लास्टली माउंट विल्हेम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे इनका जो फॉर्मेशन हुआ था वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के कोलिजन की वजह से हुआ था, एट जिस वजह से यहाँ पर आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ये फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी कुछ बातें जो हमें पता होनी चाहिए थी आज के डिस्कशन के अंदर। बाकी बात रही दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। साथ में ही कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक तो पहला था कि गुरु तेग बहादुर जी ने किसके अंतर्गत मार्शल आर्ट्स और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की ट्रेनिंग ली थी, वो दरअसल में गुरु हरगोबिंद जी थे, ना कि गुरु नानक जी, ठीक है। गुरु नानक जी तो आपके पहले सिख गुरु थे ना, और तेग बहादुर जी 9th सिख गुरु थे, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। इसके अलावा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ही सेटअप है, एंड साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए काम करता है, सो दैट इज़ ट्रू। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जो है वो आपका नीति आयोग या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा नहीं, बल्कि आपका BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत है, उसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट होगा। फोर्थ की बात करें BEE की, तो यस इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, 2002 में सेटअप हुई थी अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, तो ये बात तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट देखने को मिल जाएगी, राइट। तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।